अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है शेंगन वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई करने के लिए। उस चेकलिस्ट को हम वन बाय वन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपने विदाउट एजेंट अपना फॉर्म वगैरह और अपनी चेकलिस्ट पूरी कंप्लीट करनी है और अपनी एम्बेसी को या जो कॉन्सुलेट्स होती है उनमें आप अपना पेपर सबमिट करवा सकते हैं। ये हम डिस्कस कर रहे हैं। आज अप्रैल 2024 है और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि आज के हिसाब से आपका क्या सूरत हाल होगी। बेसिकली कोई भी चेकलिस्ट होगी वो किसी भी कंट्रीज की होगी। शेंगन कंट्रीज के जो 2829 कंट्रीज हैं ऑलमोस्ट सबकी सेम होती है। ये हमने एग्जांपल के लिए जर्मनी ओपन किया हुआ है, मेरे साथ में नीदरलैंड की भी ओपन की हुई है और बेसिकली दोनों की मैंने जब चेकलिस्ट देखी है तो ऑलमोस्ट मेन पॉइंट्स सबके एक ही है, थोड़ी बहुत वर्डिंग्स का फर्क है। तो हम इस वीडियो में जर्मनी की लिस्ट डिस्कस करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि नंबर वन फर्स्ट में सिंपल है कि प्लीज ब्रिंग योर करंट पासपोर्ट एंड प्रीवियस पासपोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास अपना पासपोर्ट करंट तो आपने लेके जाना ही होता है। इसके अलावा अगर आपके कोई पुराने पासपोर्ट है तो वो भी आपको साथ लेके जाने पड़ेंगे। ये कुछ एम्बेसीज की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ की नहीं होती, बट जर्मनी की यहाँ पे है, तो ये आपने ध्यान रखना है इसका। नंबर 2 पे हम आ जाते हैं वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म करना हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे आपने अपना पूरा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म उससे डाउनलोड करना है और उसको फिलअप करना है। उसकी डिटेल हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी वीडियो में और आप उसमें से देख सकते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट है 2 बायोमेट्रिक पासपोर्ट फोटोज। अब इसमें इनकी हर एम्बेसी की जो होती है स्पेसिफिक डिटेल्स होती है कि आपने कौन सा बैकग्राउंड यूज करना है और कौन से साइज का यूज करना है और कितनी पुरानी होनी चाहिए ये। जैसे कि जर्मनी की रिक्वायरमेंट 2 बायोमेट्रिक पासपोर्ट नॉट ओल्डर देन 6 मंथ्स, आपके 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। नंबर 4 पॉइंट पे हम आते हैं वैलिड ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। ये भी ऑलमोस्ट ऑल शेंगन जोन कंट्रीज की ऑलमोस्ट सेम होती है, जिसमें वो रिक्वायर करते हैं कि आपका वो पूरा इंटेंडेंट स्टे क्लियर करे, कवर करे। जैसे कि आप 4 दिन का वीज़ा लगवा रहे हैं, 5 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का, उतनी ही लिमिटेड आपने ट्रैवल इंश्योरेंस अपनी करवानी है। ट्रैवल इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट की मेन यही होती है कि आपकी 30,000 यूरोज वो कवर करे, सारी शेंगन जोन में हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ अगर आप जर्मनी जा रहे हैं तो सिर्फ जर्मनी की अप्लाई करें, ये वाली इंश्योरेंस आपने नहीं लेनी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने देखनी है, इसके बेस पे वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट बात है हेल्थ इंश्योरेंस डिक्लेरेशन। इसके ये एक फॉर्म है, वो आपने डाउनलोड करके उसको सिर्फ साइन कर देना कि आपने जो इंश्योरेंस पॉलिसी दी है वो उनको ठीक दी है, उसमें कुछ किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन बेसिकली आपने उस सूरत में दिखाना है कि अगर आप किसी के स्पॉन्सरशिप पे जा रहे हैं तो आपने उनके घर का स्पॉन्सरशिप दिखा देना है कि जैसे आप फैमिली या फ्रेंड्स को मिलने जा रहे हैं, उनके पास रह रहे हैं, तो वो स्पॉन्सरशिप हो जाएगी कि वो आपको अकोमोडेट करेंगे। इन केस ऐसा नहीं, आप इंडिपेंडेंटली जा रहे हैं, तो फिर आपको होटल रिजर्वेशन दिखानी पड़ेगी कि आप किस होटल में स्टे कर रहे हैं। उस होटल की जो आप बुकिंग बनाएंगे वो आपको प्रॉपरली डिटेल से दिखानी पड़ती है कि आपने उसका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, क्योंकि बाज़ औक़ात एम्बेसी उनको कॉन्टेक्ट करती है, तो उस सूरत में उनके पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हो उनकी कि वो कैसे होटल को कॉन्टेक्ट कर सके। और ये आपने कोशिश करनी है कि आपका पूरा इंटेंडेंट स्टे जो है वो क्या कहते हैं उसको कवर करें। अटेंडेंस स्टे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अटेंडेंस स्टे का मतलब होता है कि जितने दिन का आपको वीज़ा मिला है, मतलब कि आपने 4 दिन का अप्लाई किया तो आपको 4 दिन का वीज़ा मिले, तो ये 4 दिन की होटल अकोमोडेशन आपके पास होनी चाहिए लास्ट में। ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन की बनाई और वीज़ा आप 4 दिन का लेके जा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फ्लाइट रिजर्वेशन। अब फ्लाइट रिजर्वेशन का भी बड़ा सवाल होता है लोगों का कि ये फ्लाइट हमें सिर्फ रिजर्व करनी होती है, तो ये आपको सिर्फ रिजर्वेशन लेनी होती है, ये आपको परचेज नहीं करनी होती। ये आप फ्लाइट रिजर्वेशन किसी एजेंट के पास जाते हैं तो वो आपको फ्लाइट रिजर्वेशन बना देता है और उसकी बेस पे वो आपको पेपर जो है प्रिंट आउट आपको दे देता है, तो आप वो उसकी बेस पे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 8 है एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल ऑफ एम्प्लॉयर। तो ये उस सूरत में है कि अगर आप एम्प्लॉयर हैं, अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपनी कंपनी से लेना पड़ता है कि उस पर वो कंपनी आपको लिख के देती है कि ये आदमी ट्रैवल कर रहा है यूरोप में स्टेट से स्टेट तक और हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये जा सकता है। इन केस अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की सूरत में आपको ये यूनिवर्सिटी से बनवाना पड़ता है। इसमें कोई इतना मेरा ख्याल है कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं होता, ये सबको मिल जाता है इजीली।
उसके बाद 9 नंबर पॉइंट पे हमारे पास आता है पासपोर्ट कॉपी ऑफ पेज 1 एंड 2, फर्स्ट पेज और सेकंड पेज। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो लोग कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी अपॉइंटमेंट खराब होती है, उनको वापस आना पड़ता है और वो दोबारा से टाइम डिले होता है, पैसे और टाइम दोनों का वेस्टेज होती है। तो इनको प्रॉपरली पढ़ा करें। जब उन्हें लिखा है पासपोर्ट कॉपी ऑफ पेज 1 एंड 2, तो डेफिनेटली पेज 1 एंड 2 आपने लेके जानी है। कॉपी ऑफ ऑल रिफ्यूजल्स इफ एनी। पॉइंट नंबर 10 पे जो है उसमें आपने देखना है कि अगर आपने पहले कभी शेंगन वीजा अप्लाई किया है और आपका रिजेक्ट हो गया, सिर्फ शेंगन वीजा की इधर बात हो रही है, तो तब आपने उसकी प्रूफ देना है, उसको उसकी कॉपी देनी है रिफ्यूजल की, या जो भी आपको पेपर वहां से रिफ्यूजल मिलता है उसकी आपने कॉपी देनी है। पॉइंट नंबर 11, आईडी कार्ड कॉपी, जो आपकी आईडी कार्ड एनएससी कॉपी होती है सिंपल, वो आपने उनको देनी होती है। पॉइंट नंबर 10, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड इन इंग्लिश बाय नादरा। जो आपका फैमिली एक एफआरसी सर्टिफिकेट मिलता है आपको नादरा से, आप इजीली वो ले सकते हैं, वो आपको सबमिट करवाना होता है। अगर आप मैरिड हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, और बर्थ सर्टिफिकेट इस सूरत में देना पड़ेगा अगर आप माइनर ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप 18 साल से कम हैं तो फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस सूरत में आपको अलाउड ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। और उसके बाद पॉइंट नंबर 13 है हमारे पास के कंप्लीट द लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन। ये इन केस के अगर आपके पास आपके चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, तो आपने यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करना और उसमें उनकी डिटेल लिख के अपलोड कर देनी है। कंप्लीट लिस्ट ऑफ पॉइंट नंबर 14, कंप्लीट लिस्ट ऑफ रिलेटिव लिविंग इन अब्रॉड। ये उस सूरत में है कि अगर आपके लोग उस अब्रॉड में रह रहे हैं, जैसे आप जर्मनी जाना चाह रहे हैं, तो आपके जर्मनी में कोई रिलेटिव्स रह रहे हैं वहाँ पे, या शेंगन जोन में रह रहे हैं, तो आपको उनकी लिस्ट देनी पड़ेगी, वो कहाँ कहाँ रहते हैं, कब कब से रहते हैं, और आपका उनसे रिलेशन क्या है, वो आपको ये फॉर्म फिल करके देना पड़ता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 15 आ जाता है सिक्योरिटी डिक्लेरेशन। ये एक फॉर्म है जिसके अंदर आपने बस उनको साइन करके देना होता है कि अगर आपके साथ खुदा न वैसा कुछ आप करते हैं, वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, तो आपको वो वहाँ से डिपोर्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 16 है कि आपने अपॉइंटमेंट ईमेल जो है वो प्रिंट करके लेके आनी है, तो वो उनको आपने साथ देनी होती है। और उसके अलावा उन्होंने पॉइंट नंबर 17 में लिखा कि आपको सारे जो प्रीवियस वीज़ास हैं, वो शेंगन, यूके, यूएस वीज़ास हैं, ये आपको कॉपीज देनी है। अगर आपने से पहले कोई शेंगन वीज़ा ऑब्टेन किया है, या यूएस का वीज़ा आपके पास है, या यूके का वीज़ा आपके पास है, उनकी कॉपीज आपने साथ लगानी है। पॉइंट नंबर 18 है पर्सनल बैंक स्टेटमेंट ऑफ द पास्ट 6 वीक। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसी के बेस पे एम्बेसी डिसाइड करती है कि आपको वीज़ा मिलेगा या आपका रिजेक्ट होगा, क्योंकि मेन आपका जो सोर्स होता है वो आपका बैंक स्टेटमेंट ही होती है कि आप इतने कैपेबल हैं कि आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकें। या विजिट वीज़ा बेसिकली क्या होता है, विजिट वीज़ा होता है कि आपने बेसिकली दिखाना होता है कि यू आर रिच का, या आप अमीर लोग हैं और आप पाकिस्तान में सेटल हैं, और उसके बाद आप अपने टूरिस्ट वीज़े के लिए ट्रैवल करना चाह रहे हैं दूसरे कंट्रीज में, तो डेफिनेटली उस सूरत में अब ऐसी ये चीज़ चेक करती है कि आप इस काबिल भी हैं कि आप ट्रैवल कर सकें, या आपका इंटेंडेड ऑफ विजिट जो है, आपका जो वीज़ा अप्लाई करने की इंटेंशन है वो डिफरेंट है, कि आप वहाँ पे जाके स्टे करेंगे या गायब हो जाएंगे या वापस नहीं आएंगे, तो वो इस सूरत में ये स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट देखती है। अब बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग कैसी होनी चाहिए, वो कैसे मेंटेन करनी चाहिए, उसमें क्या क्या गलतियां अवॉइड करनी चाहिए, वो अपनी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अभी के लिए हम सिर्फ अपने टॉपिक पे रहते हैं। तो आपने लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देनी है उनको, और कई बेसिस होती है वो 1 ईयर की मांग लेती है, कई 3 मंथ्स की, तो वो आपने उस बेस पे उनको दे देनी है। देन इन केस ऑफ एम्प्लॉयड, अगर आप एम्प्लॉय हैं किसी के, तो फिर आपको सैलरी स्लिप्स भी लास्ट 3 मंथ्स की देनी होती है। अगर आप एम्प्लॉय नहीं, आपका अपना बिजनेस है, तो फिर आपको उसके टैक्स रिटर्न्स या बैंक स्टेटमेंट या कुछ डिफरेंट चीज़ वो एम्बेसी आपसे रिक्वायर कर सकती है। लास्ट नंबर पॉइंट है 20 नंबर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन। आप अगर के सूरत हाल में है कि अगर एम्बेसी सेटिस्फाई नहीं होती और वो 50-50 चांसेस पे होती है कि वीज़ा नहीं जाने दे, उस सूरत में वो आपको कह सकते हैं कि अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी हमें दे दें। वो आपको शो करता है कि इस आदमी की यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं, और ये आदमी वहाँ जाके भागेगा नहीं और वापस आएगा, बिकॉज ही हैज़ ए गुड टाई अप्स विद पाकिस्तान। तो उस सूरत हाल में वो सिर्फ आपसे जो है ये इन्फॉर्मेशन मांगते हैं कि हमें प्रॉपर्टीज की कॉपीज दें। और याद रखिए कि ये सारी आपने कॉपीज देनी है, किसी भी चीज़ का ओरिजिनल नहीं देना आपने, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपको वापस नहीं आते। तो प्रॉपर्टी के अगर पेपर वो मांगते भी है, तो प्रॉपर्टी के पेपर्स की आपने कॉपीज देनी है, याद रखिएगा, ओरिजिनल नहीं देने। कुछ चीज़ें जो आप ओरिजिनल दे जाते हैं, जैसे बैंक स्लिप्स, आपने जो सैलरी स्लिप्स आपने कंपनी से ली, वो आप ओरिजिनल दे दीजिए, कोई इशू नहीं है। बैंक स्टेटमेंट्स है वो आपने लिए, वो आपको ओरिजिनल देनी पड़ती है, वो दैट डजंट मैटर, आपको जरूरत नहीं है। बट जैसे कभी डिग्री की कॉपीज होती है, या
پراپرٹیز کی پیپرز ہیں وہ آپ نے ڈیفینیٹلی اوریجنل اپنے پاس رکھنے، صرف کاپیز ان کو دینی ہے. نیچے ہم ان کے آ جاتے ہیں جنرل نوٹس کی طرف. تو اس میں سب سے پہلے آپ کی ویزا فیس آتی ہے جو کہ 80 یورو ہے پر پیکس کو دینی پڑتی ہے جو 18 سال سے اوپر ہے، اور جو بچے ہیں ان کی 40 ایئرز آپ نے دینی پڑتی ہے. جو 6 سے 12 سال کے بچے ہیں وہ 40 یورو پے کرتے ہیں، اور 12 سال سے اوپر جاتے ہیں ان کی 80 یورو فیس آتی ہے. اور یہ فیس ریفنڈیبل نہیں ہوتی ہے ان کیس اگر آپ کا ویزا ریفیوز بھی ہو جائے تو. پروسیسنگ ٹائم 15 دن کا منیمم لیتی ہے، لیکن اسے زیادہ بھی لگ سکتا ہے، 1 مہینے تک چلا جاتا ہے. اور باقی جنرل ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ لوگوں کو پڑھ لینی چاہیے نیچے، اس کے بعد آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. ہوپ آپ کو انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا سب کچھ کیا کیا نہیں چاہیے. اگر اسٹل آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو نیچے کمنٹ میں لکھ کے بھیجیے، ہم انشاءاللہ اس کا ایز سون ایز پاسبل جواب دیں گے اور آپ کا کنفیوژن کلیئر کریں گے تاکہ آپ اپنی سیلف پہ اپنے ویزے اپلائی کر سکیں اور کسی ایجنٹس کی آپ کو ضرورت نہ پڑے. بہت بہت شکریہ.